गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, द बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक इंटीग्रल इनवेरिएंट हम यहाँ डिराइव करेंगे, जिसका हम पॉइनकेयर-कार्टन इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हियर वी शैल डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ हैमिल्टन एक्शन डब्ल्यू इन जनरल केस when the initial and terminal instant of time, just like the initial and terminal coordinate, are not fixed but are function of parameter alpha, that is t naught and t1 and qi naught and qi dash all are function of alpha। क्या कहा इसने कि हम इस आर्टिकल के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसके लिए, हैमिल्टन एक्शन डब्ल्यू जो आपने पढ़ा था उसमें वेरिएशन के लिए, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन किस केस में, जनरल केस में, जब आपके पास इनिशियल और टर्मिनल कोऑर्डिनेट्स फिक्स नहीं है। लास्ट आर्टिकल में भी आपने डेल्टा डब्ल्यू ही निकाला था, लेकिन वहाँ पर इनिशियल और फाइनल जो आपके पास पोजीशन थी वो फिक्स थी, तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो आया था और हमने कहा था इसीलिए हैमिल्टन एक्शन वहाँ पर स्टेशनरी है। लेकिन यहाँ हमने जनरल केस लिया है, वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए हमने एक पैरामीटर ले लिया अल्फ़ा, जिसके वो सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब डेल्टा डब्ल्यू निकालना, तो उसके लिए पहले डब्ल्यू लिखा। डब्ल्यू हैमिल्टन एक्शन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एल डी टी टी नॉट टू टी वन हमने इंटीग्रेशन लिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने ये फंक्शन किसका लिया है, अल्फ़ा का। तो बाय लेबनीज़ रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर डेल्टा लगाया तो इधर भी डेल्टा आएगा। अब इधर जब जो टी है अब की बार वो भी अल्फ़ा का ही फंक्शन है, तो इसलिए टी नॉट भी अल्फ़ा का फंक्शन है और टी वन भी अल्फ़ा का फंक्शन है। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग एल किस का फंक्शन है, टी क्यू आई डॉट तीनों का फंक्शन है। तो इसका पहले क्या करेंगे, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई, फिर कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट डी टी। और टी के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो उसमें हमने जो अपर लिमिट आएगी वो हमने मान ली एल डेल्टा टी वन, और जो लोअर लिमिट आएगी वो हमने मान ली एल नॉट डेल्टा टी नॉट। ठीक है, ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि एल तीनों का फंक्शन था, टी का भी, क्यू आई का भी और क्यू आई डॉट का भी। ठीक है, उसके बाद हमने अब कंसीडर की कौन सी टर्म, जो ये टर्म है कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट, इसका इंटीग्रेशन बिटवीन टी नॉट टू टी वन। हम सिर्फ ये टर्म कंसीडर करके चलेंगे, इसकी वैल्यू अलग से निकाल के इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा क्यू आई डॉट मैं पीछे बता चुकी हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, यानी कि डी डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ये मान लिया और सेकंड ये मान लिया। सेकंड क्यों मानना मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको सेकंड मानना, इसको फर्स्ट मानना। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा क्यू आई माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, इसी तरीके से करते हो। ठीक है, अब आपके पास कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट तो किसके इक्वल होता था, पी आई, जनरलाइज्ड मोमेंटम के। तो इसकी जगह जो कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट है, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, पी आई। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, पी आई। ठीक है, डेल्टा क्यू आई, जब उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, जब अपर लिमिट पुट करोगे तो पी आई को हमने डिनोट कर दिया पी आई डैश से, और डेल्टा क्यू आई की वैल्यू एट टी इक्वल टू टी वन अल्फ़ा। फिर जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो उस पी आई को हमने नोटेशन दे दी पी आई नॉट, और डेल्टा क्यू आई की वैल्यू एट टी इक्वल टू टी नॉट अल्फ़ा, माइनस सेकेंड टर्म को एज इट इज़ रखा। ठीक है, पी आई यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम है सिस्टम का, तो इसीलिए हमने ये नोटेशन यूज़ कर ली इसके लिए, एट टी इक्वल टू टी नॉट पर पी आई नॉट और टी इक्वल टू टी वन पर पी आई वन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्यू आई एट टी इक्वल टू टी लैम्डा, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल बाय कर्ल अल्फ़ा क्यू आई डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, इसका मतलब कर्ल बाय कर्ल अल्फ़ा क्यू आई, जो किसका फंक्शन है, टी और अल्फ़ा का डेल्टा अल्फ़ा, सिर्फ ये नोटेशन बताई है इसने। अब उसके बाद नाउ फॉर वेरिएशन ऑफ टर्मिनल कोऑर्डिनेट क्यू आई डैश किसका फंक्शन है, टी और अल्फ़ा का, तो वी हैव टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे डेल्टा क्यू आई डैश। तो वो किस तरीके से निकालोगे, इसको पहले टी के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर अल्फ़ा के, क्योंकि दोनों का फंक्शन है। तो जब टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्यू आई डॉट डैश इंटू डेल्टा टी वन, प्लस अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करोगे तो कर्ल बाय कर्ल अल्फ़ा इंटू डेल्टा अल्फ़ा एट टी इक्वल टू टी वन पर। और एट टी इक्वल टू टी वन पर इसकी नोटेशन ये मैंने सेवन्थ इक्वेशन से बताई है, इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू आई एट टी इक्वल टू टी लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू आई एट टी इक्वल टू टी वन।
ठीक है, और T1 अल्फ़ा का फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट में लिखा अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू निकाल ली तो इसको इसी तरफ रखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओ तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू आई डैश माइनस क्यू आई डॉट डैश डेल्टा T1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 8। तो हमने ये किसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, तो क्यू नॉट के डेल्टा क्यू आई या टी इक्वल टू टी नॉट के लिए क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू आई नॉट माइनस क्यू आई नॉट डैश डेल्टा T1। अब इन सब की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दो। जो इक्वेशन 8 और 9 में ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों की वैल्यू निकाल दी आपने। इन दोनों की वैल्यू यहाँ 5th इक्वेशन में आप लोग क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये पुट करने के बाद आप फिर जो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास सोल्व करके, इसी को तो सिंप्लीफाई करके आपके पास इक्वेशन 5 आई थी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद 8 और 9 से इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को फिर आप इस 4th इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा डब्ल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई डैश माइनस क्यू आई डॉट डैश डेल्टा T1 प्लस L1 डेल्टा T1। ठीक है, और माइनस ये सेकेंड टर्म आई है और थर्ड एज इट इज़। देखो ये कैसे आई है, देखिए ये आपके पास 4th इक्वेशन थी, ये 5th इक्वेशन थी। ठीक है, फिर ये आपके पास जो 2 इक्वेशंस आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन अब आपके पास क्या बन जाएगी, पी आई डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो डेल्टा क्यू आई डैश माइनस क्यू आई डॉट डैश डेल्टा T1, फिर माइनस पी आई नॉट, इसकी वैल्यू भी रख दो। ठीक है, और लास्ट टर्म एज इट इज़ रह जाएगी, इंटीग्रेशन T नॉट टू T1 डी डी टी ऑफ कर्ल L बाई कर्ल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो आपके पास आई है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में ये जो इसकी जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू आपके पास अब क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा डब्ल्यू आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन T नॉट अल्फ़ा T1 अल्फ़ा। ठीक है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखो, कर्ल L बाय कर्ल क्यू आई डेल्टा क्यू आई, इसको तो एज इट इज़ रखा। फिर सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, जो आपके पास ऊपर आई है वो आपके पास क्या बनी है, पी आई डैश डेल्टा क्यू आई डैश माइनस पी आई डैश क्यू आई नॉट डैश डेल्टा T1। ठीक है, और फिर माइनस पी आई नॉट डेल्टा क्यू आई नॉट और प्लस पी आई नॉट क्यू आई डॉट नॉट डेल्टा T नॉट, और फिर माइनस इंटीग्रेशन T नॉट टू T1 डी डी टी ऑफ कर्ल L बाय कर्ल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डी टी, और आगे टर्म क्या बची हुई है, प्लस L1 डेल्टा T1 माइनस L नॉट डेल्टा T नॉट। ये आपके पास डेल्टा W आया है। ठीक है, अब इन टर्म्स को मैं कंबाइन करके लिखती हूँ, तो देखिए आपके पास डेल्टा W क्या आया हुआ है, जो नोटबुक में डेल्टा W वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आया हुआ है, उसने टर्म्स इकट्ठी कर ली। उसने क्या किया, पी आई के साथ ये जो टर्म थी ये इकट्ठी रखी, और उसके साथ प्लस L1 डेल्टा T1 ये टर्म लिख ली। ठीक है, ऐसी जो नोट वाली टर्म थी उनको इकट्ठा रखा, और माइनस L नोट डेल्टा T नोट इसके साथ ले लिया, और प्लस समेशन में एक तो ये फर्स्ट टर्म जो आई है कर्ल L बाय कर्ल क्यू आई, ठीक है, डेल्टा क्यू आई डी टी, और एक ये टर्म माइनस डी डी टी ऑफ दिस डेरिवेटिव, इसको कंबाइन कर लिया उसने, डेल्टा क्यू आई डी टी कॉमन निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए क्या किया, H आपके पास होता था ये समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस L, पीछे आप पढ़ चुके हो, तो अगर H लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा आ जाएगा इस पर। ठीक है, अब यूजिंग 12 in 10, अब इस इक्वेशन का यूज़ करो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से देखिए पी आई डेल्टा क्यू आई तो एज इट इज़ रखा। ठीक है, जब आपके पास जो टर्म आएंगी, ये जो टर्म आई हुई है ना, पी आई डेल्टा क्यू आई डैश और पी आई डॉट डेल्टा क्यू आई नोट, इसको तो ऐसे ही रखा, और जो दूसरी टर्म है पी आई क्यू आई डॉट और यहाँ से L डेल्टा T1 तो कॉमन निकाल दो, डेल्टा T1 कॉमन निकाल दो कि ये टर्म बचेगी माइनस H। आ रही है बात समझ में, पी आई डैश माइनस पी आई डैश इंटू क्यू आई डॉट डैश और प्लस L1।
और डेल्टा टी कॉमन निकाल दो, डेल्टा टी वन, तो माइनस साइन कॉमन लेते ही आपके पास एच बन जाएगा। तो क्या किया, पहले वाली टर्म पी आई डेल्टा क्यू आई और दूसरी टर्म जो बनेगी इसके साथ कंबाइन करके एच डेल्टा टी, वो टर्म एज इट इज़ लिखी, एक बार डैश के लिए एक बार नोट के लिए, तो इसीलिए इसने एक ही बार लिख के लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी, दिस मतलब वन वाली टर्म और माइनस नोट वाली टर्म, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और प्लस जो सेकेंड टर्म थी इंटीग्रेशन की उसको एज इट इज़ रखा और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 13 डाल के उसने छोड़ दिया है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इन प्लेस ऑफ n+1 डायमेंशनल एक्सटेंडेड कोऑर्डिनेट स्पेस वी टेक 2n+1 डायमेंशनल, n+1 की जगह हम 2n+1 एक्सटेंडेड स्पेस लेंगे। क्यों लेंगे, इन विच क्वांटिटीज अब की बार चल रही हैं क्यू आई पी आई और टी, ठीक है, विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एन ये है, एन ये है, 2n और एक ये 1, तो टोटल कितने हो गए 2n+1, ठीक है। इन दिस स्पेस वी टेक एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कर्व, इस स्पेस के अंदर 2n+1 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कर्व लेंगे सी नॉट, जिसकी इक्वेशन हम किससे देंगे, ये जो तीन वेरिएबल है क्यू आई पी आई टी आई उससे देंगे। एट सी नॉट है तो नोटेशन लिख ली, क्यू आई नॉट अल्फ़ा का तो फंक्शन है ही ये तीनों ही, पी आई नॉट और टी नॉट अल्फ़ा, ठीक है। आई वेरी करा 1 to n और अल्फ़ा वेरी करेगा 0 to l। उसके बाद क्या किया, हेयर वी हैव वन एंड सेम पॉइंट फॉर द कर्व सी नॉट टेकिंग ईच पॉइंट ऑन द कर्व सी नॉट एज द इनिशियल। अब उसने क्या किया, इस सी नॉट से इसने एक कर्व ली है, सी नॉट फिगर से मैं आपको दिखा देती हूँ, इसने ये कर्व ली है सी नॉट, इस सी नॉट पर वो क्या करेगा, हर एक पॉइंट लेगा और उस पॉइंट से वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। सच अ पाथ इज़ यूनिकली, जो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा वो कह रहा है वो यूनिकली डिटरमाइन करेगा किसको, सिस्टम ऑफ हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को और इनिशियल कंडीशंस को, ठीक है। तो क्या किया उसने, एक कर्व बनाई सी नॉट और इसके हर एक पॉइंट से उसने एक स्ट्रेट लाइन पाथ इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये पाथ क्या करेगा, यूनिकली डिटरमाइन करेगा सिस्टम ऑफ हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को और इनिशियल कंडीशन को, यानी कि उनको सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद इसने क्या कहा, वी दस ऑब्टेन्ड अ क्लोज्ड ट्यूब ऑफ स्ट्रेट पाथ क्यू आई जो कि फंक्शन है टी अल्फ़ा का और पी आई जो कि फंक्शन है टी अल्फ़ा का, इस तरीके से एक क्लोज ट्यूब हमारे पास मिल जाएगी। और उसके बाद उसकी इक्वेशन उसने लिख दी, ऑन दिस ट्यूब, इस ट्यूब पर अब हम एक और दूसरी सेकंड आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कर्व C1 चूज़ करेंगे अराउंड द ट्यूब दैट हैज़ ओनली वन कॉमन पॉइंट विद ईच जनरेट्रिक्स। देखो इस तरीके से दूसरी जो कर्व है वो हमने क्या ले ली, C1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ C1 किस तरीके से, C1 के लिए ऊपर हमने डैश से डिनोट कर दिया एट टी इक्वल टू T1 अल्फ़ा, आई और अल्फ़ा इस तरीके से वेरी करें 1 to n और 0 to l, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, लेट अस कैलकुलेट द हैमिल्टन एक्शन। अब हैमिल्टन एक्शन हम अलोंग द जेनरेटिक्स ऑफ दिस ट्यूब फ्रॉम कर्व C0 to C1 ये निकालेंगे। इस केस में फॉर एनी अल्फ़ा जेनरेटिक्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये जेनरेटिक्स क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो पीछे आपने पढ़ा था वो लैग्रांजियन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 बाय लैग्रांज इक्वेशन। और आप पीछे जब डेल्टा डब्ल्यू में वेरिएशन आपने निकाल ली थी तो उसकी सेकेंड टर्म आपके पास यही आ रही थी, ये टर्म 0 हो गई तो इंटीग्रेशन 0, तो ये सेकेंड टर्म पूरी हट जाएगी, तो डेल्टा डब्ल्यू सिर्फ इसके इक्वल बचेगा। तो वही कहा उसने कि डेल्टा डब्ल्यू सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। अब इधर से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, डब्ल्यू किसका फंक्शन है, अल्फ़ा का, तो डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालोगे, कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा, उसको हमने डिनोट कर दिया डब्ल्यू डैश अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा से, और ये टर्म एज इट इज़ रखी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे 0 अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, और अल्फ़ा वेरी कर रहा है 0 से l तक, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा फ्रॉम 0 to l, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू अल्फ़ा विद इन द लिमिट 0 to l, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 to l इस टर्म का, ठीक है, डी अल्फ़ा। इसको रखें, वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ज़ीरो, और इसमें वैल्यू रख दी, एक बार 1 के लिए ऊपर डैश आ जाएगा, एक बार 0 के लिए ऊपर नोटेशन में नोट आ जाएगा, दोनों अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके, इसके बाद लोअर एंड और अपर एंड दोनों पर डब्ल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये दोनों टर्म का डिफरेंस बचेगा। एक टर्म को उधर, इसका मतलब क्या है कि ये C1 पर इंटीग्रेशन लिया गया, और इसका मतलब क्या है, ये C0 पर इंटीग्रेशन लिया गया। तो हमने क्या किया, इस टर्म को लिखा पी आई डेल्टा क्यू आई माइनस एच डेल्टा टी, और
क्लोज्ड कर्व C1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और ये C0 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। उधर ले गए तो इक्वल टू में आ गई। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ये इंटीग्रल चेंज नहीं हो रहा, हम चाहे किसी भी कर्व के अलोंग ले रहे हैं इसकी वैल्यू सेम रह रही है। तो इस इंटीग्रल को हमने क्या नाम दे दिया, आई। टेकन अलोंग एनी क्लोज्ड कंटूर C डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा इन केस ऑफ एन आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटूर अलोंग अ ट्यूब ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ। जब हमने एक ट्यूब के अलोंग जो स्ट्रेट लाइन पाथ्स हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ की जो ट्यूब है इसके अलोंग अगर हम एक कंटूर को चेंज कर रहे हैं, इस कर्व को चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं इसकी पोजीशन, तो उससे इस इंटीग्रल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी वैल्यू सेम रह रही है। तो लाइन इंटीग्रल इसका मतलब क्या है, इनवेरिएंट है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंकेयर-कार्टन इंटीग्रल इनवेरिएंट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।